नमस्कार, खबर 1 मिनट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं अब खबरें। पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। हुए हैं तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर खतरे के निशान 27 सेंटीमीटर से भी ऊपर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से बढ़हरा के 12 गांव तक पानी पहुंच चुका है। कई गांव पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। बढ़हरा के नेकनाम टोला बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिर चुका है। केशोपुर, बढ़हरा, लौहर, फरना, बखोरापुर, एकौना, दुबे, छपरा गांव के साथ 20 पंचायतों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा और सोन सहित दक्षिण बिहार से गुजरने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बक्सर से पटना तक गंगा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा बाढ़ है, ये बिल्कुल साधारण बात है, चिंता करने की कोई इसमें जरूरत नहीं है। और कम से कम 3 फीट 4 फीट पानी चढ़ेगा तब चिंता की बात। पानी के स्तर में थोड़ी सी और वृद्धि होती है तो कई गांव में पानी भर सकता है। ऐसे में बाढ़ की आशंका से लोग डरे हुए हैं। मुंगेर में भी गंगा का जलस्तर बढ़कर 38.85 मीटर तक पहुंच गया है। हालांकि रविवार दोपहर को रफ्तार में थोड़ी कमी देखी गई, लेकिन बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। असरगंज में चोर गांव पंचायत के धोबली और डोल पहाड़ी क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ धान की फसल गंगा के पानी में डूब गई है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। उफान को लेकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में गंगा का पानी घरों में पहुंच जाएगा। किसानों का कहना है कि अभी तो धान की फसल बर्बाद हुई है, हालात ऐसे ही रहे तो लोग बेघर भी हो जाएंगे। लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, साथ ही फसलों के नुकसान होने के बाद मुआवजे की मांग भी की है। लागत लगा के सब लोग धान की रुपाई किए थे और इस प्रकार का गंगा मां आ करके और सारा धान डूब गया। तो मैं चाहूंगी सरकार से कि किसानों को राहत के लिए मुआवजा दिया जाए। लोगों ने बताया कि आपदा प्रबंधन से निगरानी को लेकर गुहार लगाई गई, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी कोई सुनने वाला नहीं है। खगड़िया में बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। गंगा नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण खगड़िया के सदर प्रखंड, गोगरी और परबत्ता प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बात खगड़िया के सदर प्रखंड के रहीमपुर पंचायत की करें तो यहाँ के पंचकोटी गाँव में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। स्कूल में पानी घुस गया है और सड़क पर पानी जमा है। बाढ़ से घिरे गाँव में आवागमन के साथ कई प्रकार की परेशानियाँ हो रही है। यहाँ परेशानी बहुत है कि यहाँ चले उले में दिक्कत है, खाना पीना पानी खाने के लिए में बड़ी दिक्कत हो रहा है। हाँ, स्कूल में भी पानी है। हाँ, आवे चाहिए इतना पानी में पैस के तकर बाद आवे जब। जिनके घरों में पानी घुस गया है वे गांव से पलायन कर रहे हैं या आसपास के पक्का मकान में शरण लेने को मजबूर हैं। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के दिलदारपुर समेत करीब आधा दर्जन गांव में गंगा नदी का पानी प्रवेश कर गया है, लिहाजा लोग गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। लोग विश्वविद्यालय स्थित रविंद्र भवन के पास बांस, बल्ला और पॉलिथीन से अस्थायी घरों का निर्माण कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के सामने खाना पानी की समस्या है। खुले आकाश के नीचे चूल्हा जलाकर खाना बना रहे हैं। वहीं मवेशियों के लिए भी चारा पानी का संकट है। लोगों की परेशानी फिलहाल कम होती नहीं दिखती। पीड़ितों ने नाव, पॉलिथीन और वैकल्पिक शौचालय निर्माण कराने की मांग की है। लोगों को अब भी जरूरी सामान की व्यवस्था नहीं कराई गई है। तो कुछ व्यवस्था नहीं है, अनहरे में रहते हैं, खाते हैं, अपना अनाज खाते हैं, नया बिजली के है, नया कोई चीज की व्यवस्था है, न पानी है। घर में पूरा पानी घुस, घर में पानी है, चल करके देखिए घर। बाढ़ को लेकर नाथनगर प्रशासन की तैयारी इस बार आधी अधूरी है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन का ध्यान जितना जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गया से आई इन तस्वीरों को देखकर सहसा बाढ़ का आभास होगा, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। गया बोधगया सड़क मार्ग के मारणपुर बाईपास के पास बसे पौष कॉलोनी की ये हकीकत है। दरअसल 5 साल पहले मनसरवा नाला का अतिक्रमण कर लिया गया, जिसकी वजह से इस इलाके में भारी जलजमाव हो जाता है। कई लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर की माने तो नाले को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है।
5 साल पहले भी बारिश के पानी के कारण क्षेत्र में जल जमाव हुआ था। तब लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बोट से निकाला था। फिर एक बार वैसे ही हालात बन रहे हैं। 2016 वाली फिर स्थिति, बाढ़ जैसी स्थिति फिर 2021 में देखने को मिल रही है अभी। हालांकि 5 साल पहले खुद नीतीश कुमार हालात का जायजा लेने पहुंचे थे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया था, लेकिन हालात नहीं बदले। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि रांची जैसे इलाके में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात होंगे, लेकिन तस्वीरें तो बाढ़ जैसी ही हैं। बारिश की वजह से ही कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। अरगोड़ा कुंज विहार की स्थिति कुछ ज्यादा ही भयावह है। घरों में ताले लटके हैं तो बीमार व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने में खासी परेशानी हो रही है। बच्चे बूढ़े घरों में कैद रहने को मजबूर हैं और इसकी वजह लोग निगम और जिला प्रशासन की उदासीनता को मानते हैं। दरअसल शनिवार की देर रात हुई बारिश की वजह से राजधानी पानी पानी नजर आ रही है। अरगोड़ा इलाके की तस्वीर लोगों को डरा रही है। वीआईपी मार्ग में पिछले दिनों हुए जल जमाव की तस्वीर से कोई सबक नहीं लिया गया, जिस वजह से ये तस्वीर देखने को मिली। हालांकि निगम के 3 वाटर टैंकर और 1 जेसीबी लगातार पानी निकालने का प्रयास जरूर करते दिखाई दिए। लोगों को शायद कोर्ट और कानून पर भरोसा खत्म हो गया है। ये इसलिए कि अब लोग ऑन स्पॉट फैसला करने लगे हैं। मुजफ्फरपुर में भी एक युवक को बिजली पोल से बांधकर पीटने का मामला सामने आया। घटना अय्यापुर इलाके की है। कई घरों में चोरी के आरोप में रविवार को एक युवक को मोहल्ले के लोगों ने पकड़ा और फिर बिजली के खंभे में बांधकर लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। युवक ने चोरी की बात स्वीकार की और उसकी निशानदेही पर बैटरी, इन्वर्टर, पानी का मोटर आदि सामान बरामद किया गया। भागलपुर के रेशम भवन में लगी सिल्क प्रदर्शनी में चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई कर दी गई। महिला ने उस शख्स को पर्स लेकर भागते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर तो धुनाई शुरू हो गई। महिला ने उसे कई थप्पड़ मारे। वहीं वहां मौजूद लोगों ने भी उसकी जमकर पिटाई की। बाद में लोगों ने बीच बचाव कर उसे कमरे में बंद कर दिया और 0 माइल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। अपराधी कितने ढीठ हैं उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें देखिए। वीडियो भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र का है। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। 6 हथियारबंद लुटेरे शहर के यूवी ज्वेलर्स में घुस आए और रिवॉल्वर के बल पर व्यवसायी और उसके कर्मचारी को अपने कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने व्यवसायी का गला दबाना चाहा। तभी शोर मचाने पर दूसरे बदमाश ने व्यवसायी के मुंह पर टेप चिपका दिया, लेकिन व्यवसायी पीछे नहीं हटा और वो बदमाशों से भिड़ गया। अपराधी काफी देर तक व्यवसायी की पिटाई करते रहे। इस दौरान व्यवसायी किसी तरह दुकान के पिछले दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया। व्यवसायी की पत्नी और बच्चे शोर मचाने लगे। इससे बदमाश घबरा गए और बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। सूचना मिलने पर 0 माइल थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। व्यवसायी के बयान के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वैशाली में एक शख्स की मौत हो गई। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। महुआ अनुमंडल के महुआ बाजार के जवाहर चौक के पास एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक के घर के आसपास शराब की खाली बोतलें बरामद की गई हैं, जिसके बाद जहरीली शराब से व्यक्ति की मौत की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने मृतक के घर के पास से झाड़ी में शराब की कई खाली बोतलें बरामद की हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। शराब पिए हैं ये लोग। जो परिवार वाले कह रहे हैं कि परसों से उसकी तबीयत खराब हुई है और आज वो डेथ किया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इसके पीछे क्या एक्चुअल मामला है ये बता रहे शराब, इसलिए हम लोग तुरंत चाह रहे हैं कि उसका टेस्ट हो जाए और टेस्ट में ये जानकारी मिल जाए कि एक्चुअली उसके शराब के अंश है कि नहीं है। जाँच के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत कैसे हुई। लेकिन सवाल ये है कि जब शराब बनती है तो शराब की इतनी सारी बोतलें कहां से आईं? और छपरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं। बाल सुधार गृह से 8 बच्चे फरार हो गए हैं।
छपरा से बड़ी खबर, बाल सुधार गृह से 8 बच्चे फरार हो गए हैं। प्रभुनाथ नगर बाल सुधार गृह से बच्चे फरार हुए हैं। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं। देखिए, बाल सुधार गृह से 8 बच्चे फरार बताए जा रहे हैं। प्रभुनाथ नगर बाल सुधार गृह से बच्चे फरार हुए हैं, जहां पर बच्चे रह रहे थे, और यहां से 8 बच्चों के फरार होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बाल सुधार गृह से 8 बच्चे जो फरार हुए हैं, उन्हें वापस से लाने के लिए उनके बारे में और जानकारी जुटाने में फिलहाल पुलिस जो है वो जुटी हुई है। मुफस्सिल थाना की पुलिस जांच कर रही है। शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे। मुजफ्फरपुर में तो डॉक्टर की गाड़ी में शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। मामला अय्यापुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक शराब तस्कर शराब पहुंचाने के लिए डॉक्टर की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस को डॉक्टर की लग्जरी कार में शराब की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में डॉक्टर का स्टिकर लगी एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने कार में सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया है कि डॉक्टर वाली गाड़ी को पुलिस नहीं रोकती है, इसलिए डॉक्टर वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। 4 व्हीलर गाड़ी में शराब लोड करके ले आ रहा है। हम लोग वाहन चेकिंग लगाए बकरीब के पास, वहां से एक 4 व्हीलर गाड़ी पकड़ाया है। 2 व्यक्ति पकड़ाए थे, जिसे विरोध गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में एक और तस्कर का नाम सामने आया है। पुलिस उसे भी पकड़ने की कोशिश कर रही है। अवैध शराब के धंधेबाजों पर कार्रवाई जारी है। बेतिया के नरकटियागंज में भी पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां अवैध शराब कारोबार का धंधा चल रहा था। बेतिया पुलिस को इसमें बड़ी सफलता मिली है। मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार घांगर टोली की है। पुलिस ने धंधेबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1000 लीटर कच्ची चुलाई शराब को नष्ट कर दिया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने शराब के साथ साथ शराब बनाने के उपकरणों को भी नष्ट कर दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस भी उस वक्त हैरान रह गई जब पुलिस ने देखा कि जमीन के अंदर गाड़कर बड़े पैमाने पर शराब का निर्माण किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही लोरिया के देउरा में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद जिले में उत्पाद विभाग और पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। घांगर टोली में कार्रवाई भी उसी का हिस्सा है। शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद से तस्कर नई नई तरकीबें अपना रहे हैं, तो कई जगह शराब तस्करों की दबंगई भी जारी है। नवादा से भी ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां शराब बेचने को एक महिला ने मना किया तो तस्करों ने उस पर हमला बोल दिया और पीट कर घायल कर दिया। बाद में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के केनासराय गांव की है। मृतक की पहचान केनासराय गांव के अर्जुन चौधरी की पत्नी गिरिजा देवी के रूप में हुई है। गिरिजा ने पास में शराब बेचने और पीने का विरोध किया था, जिसके बाद उसे जान गंवानी पड़ी। घटना में गांव के कुल 4 लोगों का नाम आ रहा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरे घर पर दारू बेच रहा था। कौन? चंडीगढ़ चौधरी। हाँ। तब मना किया। हाँ। तो वो इन्हें से लाठिया और गलासा निकाल के मारने से शुरू किया। घटना के बाद से शराब तस्करों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन सवाल है कि गांव में अगर बिक्री हो रही थी तो पुलिस को सूचना कैसे नहीं थी। दरभंगा हवाई अड्डे के नामांकन पर पटना हाईकोर्ट ने दखल दिया है और नामांकन पर केंद्र सरकार के साथ बिहार सरकार को दोबारा विचार करने को कहा है। इसके लिए अदालत ने 4 महीने का वक्त भी दिया है। इस मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले संजय राय ने बताया कि अदालत ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा 13 लोगों तक अदालत के निर्देश की कॉपी पहुंचाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि दरभंगा हवाई अड्डे के शिलान्यास के समय ही हवाई अड्डा का नामांकन महाकवि विद्यापति के नाम पर करने का ऐलान किया था। बिहार विधानमंडल से प्रस्ताव पारित होकर केंद्र सरकार के पास चला गया और अब सिर्फ इसके लिए औपचारिकता ही बाकी है। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के नाम पर हवाई अड्डा का नामकरण हो या फिर महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह विद्यापति हवाई अड्डा कर दिया जाए। संजय राय की माने तो महाराजा कामेश्वर सिंह की ओर से यह एयरपोर्ट भारत सरकार को दान में दिया गया है।
इसलिए दरभंगा हवाई अड्डे का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह जी के नाम पर ही होनी चाहिए। अदालत का आदेश आने के बाद महाराजा के पौत्र कपिलेश्वर सिंह भी अपना वीडियो संदेश जारी कर अदालत के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने भी दरभंगा हवाई अड्डे का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम पर ही रखने की मांग की है। याचिकाकर्ता संजय ने इसके लिए अदालत को 3 नाम सुझाए, जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के मुताबिक दरभंगा हवाई अड्डा खुद महाराजा का था, लेकिन 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान महाराजा ने हवाई अड्डा न सिर्फ भारत सरकार को दान दिया, बल्कि अपने 3 हवाई जहाज को भी भारत सरकार को दे दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि महाराजा ने सोना दान देकर भी सरकार की आर्थिक मदद की थी। ऐसे में इस हवाई अड्डे का नाम पर पहला हक दरभंगा महाराज का बनता है। उत्तर बिहार के प्रमुख शहर दरभंगा में पिछले साल नवंबर में एयरपोर्ट की शुरुआत होने के बाद से यहां न सिर्फ यात्री विमानों की संख्या बढ़ी है, बल्कि हवाई मुसाफिरों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। देश भर में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा तेजी से मंडरा रहा है। खासकर केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बावजूद रांची रेलवे स्टेशन पर जांच के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। रविवार को सुबह 9:30 बजे तक रांची रेलवे स्टेशन पर कुल 6 ट्रेनें पहुंच चुकी थीं। बावजूद इसके जांच को लेकर लापरवाही बढ़ती गई, लेकिन जैसे ही न्यूज 18 की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची, पूरा सिस्टम अलर्ट हो गया। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर टेस्ट टीम लगाए गए हैं, ताकि जो भी यात्री दूसरे राज्यों से यहां आए उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो सके और संक्रमित पाए जाने पर उनका इलाज हो सके। कहाँ से आ रहे हैं? कानपुर से आ रहे हैं। कोई जांच यहाँ पर रेलवे स्टेशन रांची में कोई जांच आपकी? जाने समय हुई थी, आने समय तो नहीं हुई है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी जरूर आई है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। रामगढ़ के साथ ही झारखंड और दूसरे राज्यों के पर्यटकों के लिए पतरातू का लेक रिसोर्ट खास आकर्षण का केंद्र है। सरकारी दिशा निर्देश के तहत रिसोर्ट खुल गए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से काफी कम संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसका खासा असर यहां के लोगों के रोजगार पर पड़ रहा है। पहले की तुलना में यहां 10 से 15% पर्यटक ही घूमने आ रहे हैं। रविवार के दिन लोगों की थोड़ी भीड़ दिखती है, लेकिन वो काफी नहीं होती। कोरोना महामारी ने यहाँ के कारोबारियों और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर कर दी है। हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, टाइम और सब नियम से चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, और सब स्टाफ लोग घर जाने के बाद आने में भी बहुत प्रॉब्लम उन लोगों को भी हुआ। गाड़ी से लेके हर व्यवसाय से हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ है। वहीं अब तीसरी लहर की आशंका के बीच पर्यटकों को फिर से घटती संख्या रोजगार के लिए डैम पर निर्भर लोगों की परेशानी बढ़ाती दिख रही है। लोहरदगा के सांगली पंचायत के नामूदाग फॉरेस्ट डिवीजन में है लोहरदगा टूरी रेलवे लाइन। यहाँ रेलवे की ओर से झारखंड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है, जो झारखंड के साथ ही देश में 27 नंबर रेलवे पुल के नाम से मशहूर है। पुल के आसपास का पूरा इलाका पहाड़ और जंगल से घिरा है। इससे इस पुल की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यह पुल पर्यटकों के साथ ही फोटोग्राफरों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। लोगों का कहना है कि अगर इस पुल के एरिया का विकास पर ध्यान दिया जाए तो ये इलाका और समृद्ध हो जाएगा। लोग यहाँ घूमने के साथ साथ अक्सर फोटोग्राफी करते नजर आते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जितना प्रसिद्ध यह पुल है, उतना विकास इस इलाके का नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर अगर सरकार कुछ और भी सुविधा मुहैया कराएं तो पर्यटकों के साथ साथ हम फोटोग्राफरों के लिए भी एक अच्छा आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। वो 6 करोड़ रुपए की लागत से रेल लाइन का निर्माण कराया गया है, जिससे कई ट्रेनों के परिचालन पर रेलवे काम कर रही है। कोरोना काल में लाखों लोगों के पास रोजगार की समस्या हो गई है। खासकर होटल और पर्यटन पर बुरा असर पड़ा है। छोटी बचत की आदत वक्त पड़ने पर बड़ी मददगार साबित होती है। इसी सोच के साथ शुरू इस अनोखे बैंक में आज 450 से अधिक ग्राहक हैं। रांची के जगन्नाथपुर के बच्चों की ओर से संचालित बैंकिंग सिस्टम दिखा रही है कि शुरुआत भले ही छोटी है, लेकिन सोच वाकई बहुत बड़ी है। इस बैंक में ग्राहक बनने के लिए कई मापदंड तय किए गए हैं। ग्राहक की उम्र 9 साल से 18 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन देने पर बैंक में 2 रुपए से खाता खुलता है। खाता खुलने के बाद बच्चों को फोटो युक्त पासबुक दी जाती है।
वहीं 200 रुपए से अधिक की निकासी और इतनी या उससे अधिक राशि जमा करने पर ग्राहक को कारण बताओ नोटिस जारी होता है। वहीं पैसे का स्रोत क्या है, उसे क्यों निकाला जा रहा है, उसकी भी जानकारी देना आवश्यक होता है। इतना ही नहीं, जमा पैसे पर हर साल 10% ब्याज भी मिलता है। दानापुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। ऐसे में दियारा वासियों के लिए परेशानी बढ़ गई है। निचले इलाकों में पानी पूरी तरह से भर चुका है। दानापुर के नासरीगंज घाट में गंगा की तेज धारा डरा रही है। नाव से आने जाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही दियारा के लोगों को अब बाढ़ का खतरा भी सता रहा है। घाट तक पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, जहां से नाव खुलने से पहले लोग भगवान को याद करते हैं। धार तेज होने की वजह से दानापुर से दियारा के पानापुर जाने में लगभग 2 घंटे लग रहे हैं, जबकि पहले 15 मिनट में नावें पहुंच जाती थी। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लपलपाती लहरों की ये तस्वीरें यूपी के जालौन से आई है। कुठौंद, रामपुरा, कालपी, कदौरा, जगमनपुर से निकलने वाली 6 नदियों ने भूचाल मचा रखा है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। 50 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं, तो जानवरों की जान भी आफत में आ गई है। लेकिन कई तफरीहबाज ऐसे भी हैं जो इस आफत में भी मौज मजा खोज रहे हैं और मौत को गले लगा रहे हैं। आगे की कहानी तस्वीरों की ज़बानी। जी हाँ, रात के अंधेरे में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें जालौन से आई है, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। यमुना नदी में नाव पलटने से 6 युवक डूब गए। बाढ़ का नजारा देखते समय वो नाव में सेल्फी लेने लगे। तभी सभी लोग एक तरफ आ गए, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। माँ, मेरा क्या कसूर था? मेरी तो अभी आंखें भी नहीं खुली थीं। मैं तो आपका लाडला बनकर आपके साथ खुशी खुशी रहता, लेकिन आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मुझे यूं मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? काश नवजात बच्चे की माँ यदि उसके सामने होती तो वो उससे कुछ यही सवाल करता। मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला जालोर से आया है, जहां एक मां अपने नवजात को पालने में ही छोड़कर चली गई। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश चौधरी के मुताबिक पालना गृह में छोड़ने से करीब 30 मिनट पहले ही बच्चे का जन्म हुआ था। नवजात बहुत कमजोर है। इसका वजन 1 किलो 800 ग्राम है तथा प्रीमेच्योर बच्चा हमको पालना में मिला है। इसको तरफ से देर तक लाठियां चली। मारपीट में 6 से ज्यादा लोगों को चोटें भी लगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ भीड़ लगी है और लाठी डंडे चल रहे हैं। जख्मी होने के बावजूद लोग वहां से नहीं हट रहे हैं। बाद में घायल लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक खेलने के दौरान बच्चों में विवाद हुआ और फिर बड़े लोगों में मारपीट शुरू हो गई। जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर थाना प्रभारी को भी मामले की जानकारी है। उनका कहना है कि बच्चों के खेलने को लेकर विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का असर दिखने लगा है। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें सबसे बड़ी परेशानी शवों को जलाने को लेकर आ रही है। पटना का दीघा घाट, जहां मृतकों का अंतिम संस्कार यहां किया जाता है, वहां भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। जलस्तर बढ़ने से दीघा में शमशान घाट जलमग्न हो चुका है और ऐसे में लोगों को मुख्य सड़क के किनारे ही शवों को जलाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले शव को जलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ये भी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब शव बिना जलाए गंगा नदी में फेंका जाना शुरू हो जाएगा। पानी बढ़ता है और दिक्कत और बढ़ेगा। हो सकता है कि मजबूरी में और रास्ता पर जलाना पड़ जाएगा। दरअसल सहायक नदियों के उफान में होने से गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। ऐसे में पानी हर जगह घाटों के ऊपर पहुंच चुकी है।
और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पटना में बाढ़ का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। NH30A पर बॉर्डर एरिया दनियावा प्रखंड के कोरील बिघा के पास यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। दरअसल बरसाती नदियों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से पटना चारों ओर से पानी से घिर गया है। गंगा समेत पटना के आसपास से गुजरने वाली 4 नदियां पुनपुन, दरघा और कररुआ खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सोन नदी का जलस्तर भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। नदी में आई उफान से कई गांव पानी में डूब गए हैं। वहीं कई तटबंधों के टूटने से कई जगह पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। दर्जनों गांव में पानी घुस गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल भी डूब गई है। 3 दिन से लगातार दनियावा इलाके में जलस्तर बढ़ रहा है। अगर यही हालत